Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर शर्मा, यू आर वेलकम। जी शुक्रिया, थैंक यू। आइए आरंभ करें अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Employees State Insurance Act to cover all casual and contractual workers of the municipal bodies in the country. India's exports of agriculture and allied products logged more than 17% growth during 2020-21 fiscal. And Sensex rises to close above 52,000 mark. Nifty settles above the 15,700 level. देश के सभी नगर निकायों में कार्यरत दिहाड़ी और अनुबंध वाले श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट के दायरे में आएंगे। भारत से कृषि और संबंधित उत्पादों के निर्यात में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान हुई 17% से अधिक की वृद्धि और घरेलू शेयर बाजार में लिवाली तेज। सेंसेक्स 52,000 के स्तर से ऊपर उठकर हुआ बंद। निफ्टी 15,700 के स्तर को पार कर गया। Labour and Employment Minister Santosh Gangwar today announced the decision to extend coverage under the Employees State Insurance Act to all casual and contractual workers working in the municipal bodies in the country. He said the ESI Corporation has been directed to take up the matter with the states and union territories for issue of notification for coverage of casual and contractual workers in the municipal corporation. The coverage will be extended to those casual and contractual employees which are within the implemented areas already notified under the ESI Act by the central government. The minister informed that various municipal bodies in different states and union territories in the country employ a large number of casual and contractual workers. He said for the National Capital Region of Delhi, the Ministry of Labour and Employment has already issued notification for the coverage of casual and contractual employees working with the municipal corporations. Mr. Gangwar said that ESI coverage of casual and contractual employees will go a long way in providing social security cover to a very vulnerable segment of the workforce. डॉक्टर शर्मा, हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे इस खबर पर। एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके अंतर्गत कह लें कि दायरा बढ़ा दिया गया है सभी उन श्रमिकों के लिए जो ठेके पर काम करते हैं या फिर कैजुअल होते हैं। उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम का जो कानून है उसका लाभ मिलेगा, उसके दायरे में वो आ जाएंगे। किस तरह ये प्रभावित करेगा खास तौर से जो अनुबंधित कर्मचारी हैं या कह लें कि बिल्कुल कम आय वर्ग के जो एम्प्लॉई हैं, उन पर किस तरह ये लाभ पहुंचाएगा उन्हें? ये बहुत बड़ा वेलफेयर मेजर है और मैं समझता हूं कि जो महामारी अभी हम पिछले 100 साल में देख रहे हैं, जो कि 100 साल की सबसे बड़ी महामारी है ये, तो इसमें एक ऐसी वेलफेयर की जो स्कीम सरकार के द्वारा घोषित करना, जो कि एक बहुत ही डाउन ट्रोडन जो बिल्कुल बेसहारा है, जिसको कोई ऐसा बीमा लेने के लिए जिसके पास कुछ ऐसे पर्याप्त संसाधन भी नहीं है, तो उनके लिए ऐसी घोषणा करना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मैं ये समझता हूँ कि इससे एक जो वेलफेयर की सेध में जो भारत की जो दिशा है, जो एक वेलफेयर क्रिएट करने की, उसको और
गति मिलेगी और इससे बहुत ज्यादा लोगों को एक ऐसा हम समझते हैं कि एक ऐसा कॉन्फिडेंस उनमें आएगा कि इस महामारी में उनके लिए भी कुछ ना कुछ है। अगर वो संक्रमित होते हैं तो उनके लिए एक बीमा जो योजना है जो सरकार ने घोषित की है तो उसके अंतर्गत उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चलते हैं कृषि क्षेत्र से, जहां से बहुत अच्छी खबर आई है बीते वित्त वर्ष में निर्यात से संबंधित। भारत से कृषि निर्यात में पिछले वित्त वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कृषि और इससे संबंधित उत्पादों का निर्यात 17.34% बढ़कर 41 अरब 25 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के निर्यात में लगभग 51% की वृद्धि हुई। वाणिज्य विभाग के सचिव डॉक्टर अनूप वधावन ने ये जानकारी देते हुए आज कहा कि गैर बासमती चावल, गेहूं, बाजरा, मक्का और अन्य कृषि उत्पाद के निर्यात में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई। इसके अलावा अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, इलायची, हल्दी और केसर जैसे मसालों के निर्यात में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, यूएई, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया जैसे देश कृषि निर्यात बाजार के रूप में उभरे हैं। सबसे अधिक निर्यात इंडोनेशिया, बांग्लादेश और नेपाल में किया गया। गौरतलब है कि कोविड-19 आपदा की चुनौतियों के बीच कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। Dr. Sharma, India's agricultural exports, as Manoj just read, including marine and plantation products, have beaten the pandemic, registering a growth of 17.34% to 41.25 billion in 2021. It is an excellent growth of agri-exports in FY21 and has come after it remained stagnant for the past 3 years. This is a good achievement. Yes, this is a great breakthrough, I believe, in the agriculture and food development of India's economy. Because we have a lot of potential, and we are discussing this since the last many quarters that we are agrarian economy, and we have to move fast in the exports of the agri and agri products to capture a great potential in the global market and to increase our share in the global market. Because there is a lot of potential in the global market, and there are more than $1,300 billion imports in the food and allied products. So our presence at this juncture is still very meager. We are at around $40 billion, and we have to increase this trajectory to the level of $100 billion in the next 4-5 years. So this is a great development during the pandemic period, during the difficult period of coronavirus. We have increased our exports by 17% to a great chunk of $41 billion in the kitty of forex reserves, and imports are stagnated, and we are in a win-win position that yes, we are an agrarian economy and we have potential to move fast and to explore the opportunities in our great strength of agrarian economy. Yes, Dr. Sharma, and also the pandemic has actually helped the export of products which are known for therapeutic qualities. As Manoj mentioned, ginger, pepper, etc. And these items have really grown substantially. Yes, these items are again have a great potential to move forward in the coming times. We have to increase the production possibilities in such items because we should not be restricted on the traditional agriculture items like cereals and other related items. So we have to diversify the crop pattern. We have to produce such kind of activities, producers which are in demand in the global economic activity in the global food market. So this will create a lot of employment opportunities also, because in the agri markets, in the food processing, there are still a lot of potential in the employment scenario to create employment for the new young population and to enhance the production possibilities in the food processing sector. So I believe going forward, because there are many lucrative policies by the government of India, and we have to explore those policies and to extend the export scenario to the further level. I believe we should target for the current year at around $55 to $60 billion exports in this segment, because we have again projected good monsoon, and
and reforms are there in the agriculture sector. Okay, I would like to draw your attention to the exports that have taken place from several clusters for the first time. For instance, export of fresh vegetables and mangoes from Varanasi and black rice from Chandauli has taken place for the first time. Similarly, oranges from Nagpur, bananas from Theni, mangoes from Lucknow, they all have gone for the first time by air and sea to various places. So in all this, hand-holding by the Department for Market Linkages, post-harvest value chain development, and the institutional structures such as the FPOs play a very important role. So how do you see that these first-time clusters should be encouraged more? Yes, because clusters, the specializations and specifications are very, very important to focus more on the export quality. So this is a great development that the first time they have made a great breakthrough in the global export trajectory. So going forward, I believe these clusters need to be strengthened more with a good policy environment and, more important, good export infrastructure in the agriculture segment, because this requires a great infrastructure in the agri and food economy, particularly for the exports, because export qualities are always very, very vulnerable to increase the export target. So we have to ensure that our quality of export is competitive in the global market. And moving ahead, we should target a great trajectory in the coming times so that this unexplored sector is also explored for the great strength of India's economy to boost double-digit growth in the coming times. डॉक्टर शर्मा, हम आपका ध्यान खास तौर से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं उनकी ओर ले चलना चाहेंगे। इस दौरान यानी बीते वित्त वर्ष में 51% की बढ़ोतरी हुई है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के देश से। यानी ये समझा जा सकता है कि जो वैश्विक उपभोक्ता हैं उनके बीच में जो ऑर्गेनिक लेवल लगा हुआ कह लें कि उत्पाद होता है उसे लेकर एक नया आकर्षण बना है और उसमें संभावनाएं हमारे देश के लिए कैसी हो सकती हैं, किस रूप में किसान कह लें या आम कह लें जो कारोबारी इससे हैं वो इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके संबंध में थोड़ी जानकारी दें। जी बिल्कुल, पीछे के कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात बहुत चली है और ये बात अभी घर घर तक पहुंची है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, जो अभी हमारे किसानों ने इस साल में ये सिद्ध कर दिखाया है कि हमारे पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है और हम चेंज को बहुत जल्द अडॉप्ट कर सकते हैं। और इसकी एक बहुत ही डिमांड है जो बहुत तेज गति से बढ़ रही है पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट में, क्योंकि हेल्थ कॉन्शियसनेस के साथ साथ जो उसके इम्पोर्ट हैं वो भी काफी इंक्रीज हो रहे हैं। लोगों को अब जो चेतना हुई है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से जो हेल्थ सिस्टम्स हैं वो काफी स्ट्रांग रहते हैं और वल्नरेबिलिटीज को दूर किया जा सकता है, तो उसी संदर्भ में जो डिमांड है वो बहुत तेज गति से बढ़ रही है और हमने उसमें अपना एक अच्छा पार्टिसिपेशन शो किया है। हमारी ग्रोथ जो है मोर देन 50% ये बताती है कि हमारे पास आगे और बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम इसको और अच्छे से फोकस करें तो ये जो ग्रोथ है उसको आगे और एनहांस किया जा सकता है। Well, we mentioned about the first-time clusters for the first time being exported. May I draw your attention to also the cereal exports which have been done during 2021, and the countries has been able to export to several countries in the world for the first time. For example, rice has been exported to countries like Puerto Rico, Brazil for the first time. Similarly, wheat has been exported to countries like Yemen, Indonesia, Bhutan, and other cereals have been exported to Sudan, Poland, Bolivia. So how can we give impetus to our producers so that they can target the newer countries, they can target the newer clusters for the first time and increase the exports value? Yes, this is very good that we are connecting with the global value chains and particularly in the agri and food markets, and we are diversifying our traditional export destinations towards the other emerging and developing economies, new economies. So I believe during the difficult time pandemic period, we have explored the new opportunities in the new markets with a lot of diversification from our traditional partners.
So moving ahead, I believe there is a need to focus more on the value chains in this segment so that more and more opportunities are explored in the other countries also. And we have a good diversified base to export more to the new destinations across the world. डॉक्टर शर्मा, हम आपके माध्यम से समझना चाहेंगे कि कृषि उत्पाद के अलावा कौन से ऐसे हमारे यहाँ से निर्यात के क्षेत्र हो सकते हैं और जिस हिसाब से कोविड की जो परिस्थितियां बदल रही हैं विभिन्न देशों में भारत के बाहर, वहां हमारे लिए किन किन सेक्टर में निर्यात की संभावनाएं आपको दिख रही हैं और कहां-कहां किन बाजारों में इनका दोहन हम कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और इसमें जो एग्रीकल्चर तो हमारी एक स्ट्रेंथ है ही है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक नया आईटी सेक्टर बन सकता है और इसमें अथाह पोटेंशियल है अगर हम इसको आगे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। तो इसके अलावा हमारा जो एक ट्रेडिशनल सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी निर्भर है और जिसके लिए सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं। अभी रिसेंटली टेक्सटाइल मेगा पार्क्स अनाउंस किए हैं हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज करने के लिए। पीएलआई स्कीम अनाउंस की गई है। तो उसके मद्देनजर अगर हमारी टेक्सटाइल इकोनॉमी, हमारे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और ज्यादा इंक्रीज होते हैं तो उससे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं और हम एक ग्लोबल लेवल पे अपना जो शेयर है इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन उसमें कॉम्पिटिटिवनेस बहुत है, हमारे बहुत ही कॉम्पिटिटर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करके एक कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और इसके अलावा हमारे पास आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एक्सपोर्ट करने के लिए, जो कि एक ऑलरेडी हम उसमें अच्छा एस्टेब्लिश कर चुके हैं सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में। लेकिन हमें जरूरत है उसको डाइवर्सिफाई करने की, कि हम जो ज्यादातर जो निर्भरता हमारी एडवांस्ड इकोनॉमीज के ऊपर है, जो हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो एडवांस्ड इकोनॉमीज है, तो उनको डाइवर्सिफाई करके हम जो इमर्जिंग एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जैसे कि हमने आसियान एग्रीमेंट पहले साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो हमें सर्विसेज भी अगर उसमें ऐड हो जाती हैं तो एक बहुत अच्छा पोटेंशियल हमारे पास है और ज्यादा एक्सपोर्ट करने का, क्योंकि ये इकोनॉमीज ज्यादातर इंपोर्ट इंटेंसिव इकोनॉमीज है। यहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड है सर्विसेज की। और जैसे आपने बताया कि नई मार्केट्स क्या हो सकती हैं, तो मर्चेंडाइज ट्रेड में मैं समझता हूँ कि अफ्रीकन मार्केट्स हमारे लिए बहुत अच्छा एक डेस्टिनेशन बन सकती हैं। तो हमें उसके लिए एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, ग्लोबल वैल्यू चेन्स में अपनी जो बाहर दिखानी होगी, हमें बहुत ही कंपेटिटिव बनना होगा। तो क्योंकि हमारे कंपटीटर जैसे कि चाइना और बांग्लादेश मेजरली हमें कंपटीशन दे रहे हैं अजूके समय में, आज के समय में। लेकिन हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, खासकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, अफ्रीकन मार्केट्स को हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हम काफी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे जो मशीनरी इंजीनियरिंग गुड्स में पहले हम बहुत अच्छी महारत हासिल कर चुके हैं। आने वाले टाइम में हमारे पास और अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो एक बात यहाँ पे एक मेजरली ये है कि हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स के साथ अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ज्यादातर इकोनॉमीज जिनके पास इतनी कॉम्पिटिटिवनेस भी नहीं है, ज्यादा जो उनके प्रोडक्ट्स भी कई बार उतने सुपीरियर नहीं होते, लेकिन उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं बहुत ज्यादा इंटैक्ट है, जिस वजह से वो अपना जो माल है उसको फॉरेन इंटरनेशनल मार्केट्स में बेच पाते हैं। तो हमें अपने जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस, खासकर जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं जो एमएसएमई सेक्टर में फॉल करते हैं, कई बार उनके पास प्रोडक्ट होते हैं, वो बहुत ही अच्छे कंपेटिटिव प्राइस के ऊपर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन कई बार वो ग्लोबल वैल्यू चेन से, ग्लोबल सप्लाई से कनेक्ट नहीं हो पाते, उनको उतना अवेयरनेस नहीं होती कि उनका सामान कहाँ पे जाके बिक सकता है। तो अगर इस तरीके से अवेयरनेस एक ऐसी हो कि जो सप्लायर्स हैं और जो जहाँ पे डिमांड है उसको कनेक्ट किया जाए ज्यादा से ज्यादा, तो हम अपने एक्सपोर्ट्स को काफी अच्छे स्तर पे और बढ़ा सकते हैं। जी, आइए आगे बढ़ें, चलें शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। एशियाई बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों पर घरेलू शेयर बाजार में भी आज लिवाली तेज रही और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों 0.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 52,000 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ। निफ्टी भी 15,700 के आंकड़े को पार कर गया। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 359 अंक यानी 0.69% की तेजी लेकर 52,300 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 102 अंक यानी 0.65% बढ़कर 15,738 दर्ज हुआ।
छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली भी तेज रही। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 1.26% बढ़ के बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.73% की वृद्धि हुई। The Sensex and the Nifty today rose more than 0.5% amid positive Asian cues. The Sensex closed above the 52,000 mark while the Nifty settled above the 15,700 level. The Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 359 points or 0.69% to finish at 52,300. The Nifty at the National Stock Exchange also surged 102 points or 0.65% to close at 15,738. The broader market at BSE also logged gains, performing better than the Sensex. The mid-cap index climbed 1.26% and the small-cap index appreciated 1.73%. In the Sensex pack, shares of 23 companies climbed while 7 fell. Bajaj Finance was the top gainer as it surged 7.3%, followed by Bajaj Finserv, which climbed 3.8%. SBI gained 2.6% and IndusInd Bank rose 2%. Dr. Reddy, Tech Mahindra and ITC added 1.3% each. In the list of companies which fell, Bajaj Auto plunged 0.9% and Maruti declined 0.6%. HCL Tech and Ultratech Cement both slipped 0.3%. In sectoral indices, shares of 18 out of 19 sectors climbed. Auto sector was the only loser, which fell marginally by 0.1%. Realty sector stocks were the gainers with 3.3% gain. Healthcare surged 1.4% and finance climbed 1.3%. Telecom gained 1.2% and metal added 1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,456 companies gained while 727 fell. Shares of 150 companies remained unchanged. नजर डालें रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 8 पैसे कमजोर हुआ, 73 रुपए 6 पैसे के स्तर पर आ गया। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.06% बढ़कर 90.17 पर पहुंच गया। हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर किन अर्थों में ले रहे हैं बाजार को? पीछे हम 15 दिन पहले कुछ डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट्स का बिहेवियर कैसे रहेगा। तो मेरा कहना था कि अगर कोरोना वायरस केसेस कम होते हैं तो मार्केट्स के पास एक ऐसा पोटेंशियल है कि नया हाई बना सकते हैं। तो वो चीज अभी हमारे सामने है कि जैसे जैसे कोरोना वायरस केसेस सबसाइड हो रहे हैं तो मार्केट्स में एक तेज गति देखी गई है। मार्केट्स नए हाईज बना रही हैं क्योंकि हमारे पास रिफॉर्म्स हैं, लिक्विडिटी है, ग्लोबल लिक्विडिटी है। ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत के ऊपर आकर्षित हैं और वो भारत में अच्छे से इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन द बैक ऑफ वेरियस रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। पीछे जो कितनी सारी रिफॉर्म्स हुई हैं पीछे के 1-1.5 साल में, जो चाहे हम उसको कहें कि ये महामारी की वजह से सरकार को बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप्स लेने पड़े। जो रिफॉर्म्स पहले 20 साल में नहीं देखी गई थी तो वो रिफॉर्म्स अभी देखने को मिली। तो इन सब रिफॉर्म्स का जो एक असर है वो आना दिखाई दे गया था जनवरी, फरवरी, मार्च में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना वापस रीइमर्ज हुआ अप्रैल, मई में, उसने पूरा जो सिनेरियो था उसको इम्पैक्ट किया था। मार्केट इम्पैक्ट हुई, जो इकोनॉमी है इम्पैक्ट हुई, लॉकडाउन हुए। लेकिन अभी जैसे ये सेकेंड वेव एड्रेस हो गई है, काफी केसेस जो है रिसीव हो गए हैं, तो अभी मार्केट्स वापस अपनी उसी गति में आ गए हैं। जैसे कि भारत का जो ग्रोथ का अनुमान है वो अभी भी बहुत हाई पे है। जैसे कि रिजर्व बैंक यानी बाजार में तेजी बने रहने के आसार हैं, ऐसा लग रहा है आपको? बाजार में तेजी बनी रहेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, वॉलेटिलिटी हो सकती है। कल यूएस कुछ फेड कुछ और डिसीजन ले ले कि जो लिक्विडिटी है, जो एसेट बाइंग है, उसमें पॉज करना है, तो मार्केट्स में थोड़ी उतार चढ़ाव बना रहेगा। लेकिन इन द
दी लॉन्ग रन मार्केट्स बहुत ही तेज गति में और इंटैक्ट रहेंगे और अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। जी जी, आइए चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां कुल मिलाकर तेजी दिखी। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.5% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी, जापान का निक्केई 225 और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स तीनों 0.3% बढ़े। हांगकांग का हेंग सेंग 0.1% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों पर ध्यान दें तो अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.3% ऊपर चल रहा था। जर्मनी के डेक्स में 0.2% की गिरावट थी। फ्रांस का CAC 40 बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने पूर्व स्तर पर था। The three major U.S. stocks fell marginally yesterday ahead of key inflation data this week. A recent rally on Wall Street driven by strong earnings in May and growing expectations of economic recovery appeared to have paused this week as investors awaited more cues on U.S. monetary policy. The tech-laden Nasdaq Composite Index slipped 0.1%, the S&P 500 closed 0.2% down, and the Dow Jones Industrial Average declined 0.4%. Moving on, the crude oil prices gained amid hope of rise in fuel demand this summer. Oil prices are near a 52-week high. Brent rose to trade above $72 a barrel, while WTI bounced back above the $70 per barrel mark. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $72.50 per barrel, while WTI crude prices were around $70.10 per barrel. What's your view briefly about the price the oil is demanding these days? How long will this continue the way it is? Yes, international commodity prices are going up, and crude is also one of them on the back of liquidity and on the back of reviving demand trajectory in the global ecosystem. So moving ahead, I believe crude prices may remain volatile, but the upside potential is not that much that we can't see that these prices will sustain at the higher level. I believe the average would be somewhere between 65 to 70 for 2021 throughout. आइए चलें सर्राफा बाजार। घरेलू सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की चमक फीकी रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य 300 रुपए घटकर 48,830 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं जुलाई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 415 रुपए कम होकर 71,470 रुपए प्रति किलो रह गई। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा घटा $1,880.40 प्रति औंस के स्तर पर आ गया। वहीं चांदी भी थोड़ी सी नीचे आकर $27.80 प्रति औंस पर फिसल गई। यहां पर डॉक्टर शर्मा, हम सोने चांदी का जो बाजार है वहां आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। मूल्यवान धातुओं के चमक कैसे रहने के आसार आपको लग रहे हैं? सोना किस दिशा में जाता नजर आ रहा अब? देखिए, क्योंकि यूएस में इन्फ्लेशन सिनेरियो जो है अभी एंटिसिपेटेड है कि शायद वो 4.7 तक जाएगा। तो आने वाले टाइम में अगर फेड ये कॉल लेती है कि आगे जो एसेट बाइंग प्रोग्राम है उसमें कुछ पॉज करती है, तो गोल्ड प्राइसेस और ये मूल्यवान जो धातुएं हैं इनके प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो सकते हैं, लेकिन उनमें गिरावट नहीं आएगी, ये तय है। मेजर गिरावट नहीं आएगी, वॉलेटाइल जरूर रहेंगे। एक शुरू में सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन वो इसके आसपास ही बने रहेंगे। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Dr. Sharma, for being with us. And before we close the headlines once again, Employees State Insurance Act to cover all casual and contractual workers of the municipal bodies in the country. India's exports of agriculture and allied products logged more than 17% growth during 2020-21 fiscal, and Sensex rises to close above 52,000 mark. Nifty settles above the 15,700 level. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.